जी, आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की सीरीज, सेक्शन 88 टू सेक्शन 94 तक की रिवीजन। सेक्शन 88 बात करता है रजिस्टर्स टू बी मेंटेन बाय द कंपनी। ये कहना चाहता है कि कौन कौन से रजिस्टर किसी भी कंपनी को मेंटेन करने पड़ते हैं। तो सेक्शन 88, अब पॉसिबल है कि आपसे रूल नंबर 3, रूल नंबर 5 याद ना हो पाए, कोई बात नहीं याद हो पाए कोई बात नहीं, बस इतना ध्यान रख लेना कि जब जब रजिस्टर ऑफ मेंबर की बात आएगी, चाहे वो फॉरेन रजिस्टर हो या फिर नॉर्मल रजिस्टर ऑफ मेंबर हो, आपको कौन सा सेक्शन यूज करना है। सेक्शन 88 रेड विथ, रूल नंबर याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं। कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014, इतना तो याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रजिस्टर ऑफ मेंबर, ध्यान रखना। सवाल उठा, क्या हर कंपनी को रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करना पड़ता है? जी हाँ, हर कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है उस रजिस्टर। अच्छा, कितने रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला एक होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर। रजिस्टर ऑफ मेंबर में इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों की डिटेल आती है, यानी कि दोनों का होता एक ही रजिस्टर है। उसी रजिस्टर में लिख दिया जाता है टाइप ऑफ शेयर होल्डर, इक्विटी या प्रेफरेंस, ठीक है। चाहे शेयर होल्डर आउटसाइड इंडिया हो या विद इन इंडिया हो, उनकी सबकी डिटेल आएगी। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। क्या डिबेंचर होल्डर के लिए भी अलग रजिस्टर मेंटेन किया जाता है? द आंसर इज यस, बिल्कुल उनके लिए भी अलग मेंटेन किया जाता है। अच्छा, मेंबर्स के लिए भी अलग, डिबेंचर होल्डर के लिए भी अलग। फिर आगे कहता है रजिस्टर ऑफ एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर। एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर, इसमें कौन कौन आता है? लाइक एडीआर, लाइक जीडीआर, ये लोग एडीआर जीडीआर वगैरह ये लोग आते हैं, ठीक है ना। तो इनके लिए भी अलग से रजिस्टर मेंटेन होता है। द आंसर इज यस, इनके लिए भी अलग से रजिस्टर मेंटेन होता है। कोई दिक्कत नहीं, आई होप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए जी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का यूट्यूब पे कल सुबह से शुरू है बेटा, अभी मैं बस थोड़ी देर के अंदर डालने वाला हूं। कल सुबह से जिनका भी नेगोशिएबल वीक है, कल सुबह से यूट्यूब पे होने वाली है क्लासेस, ठीक है। आगे आएगा टाइम पीरियड फॉर एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। ध्यान रखना कितने टाइम के अंदर रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंट्रीज हो जानी चाहिए। लॉ कहता है विद इन 7 डेज, है जी 7 डेज। द आंसर इज यस। कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल बाय द बोर्ड ऑफ द कमिटी देयर ऑफ। एडीआर का मतलब है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जीडीआर का मतलब है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। नालायको, ये ना रिवीजन क्लास है, इस टाइम तुम्हें एडीआर जीडीआर का मतलब समझाऊं ऐसी की तैसी? बताओ, हरकतें देखो इनकी, कहां से पढ़े हो? पोपली का नाम तो लेना मत। चलिए, टाइम पीरियड फॉर एंट्रीज इन द रजिस्टर 7 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल बाय द बोर्ड ऑफ द कमिटी देयर ऑफ। क्या मतलब है इसका? 7 दिन के अंदर। देखो जी, जैसे ही मान लीजिए आपने ट्रांसफर ऑफ शेयर्स किया, तो जैसे ही ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होता है तो कंपनी क्या करती है? ट्रांसफरर का नाम हटा देती है और ट्रांसफरी का नाम लिख देती है। मगर कंपनी जब ये करती है तो कौन करता है? कंपनी में कौन करता है? द आंसर इज कंपनी में करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल के बाद। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल होती है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल किस पे आती है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे। तो उस ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के अप्रूव होने के 7 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफरर का नाम हटा के ट्रांसफरी का नाम लिख दिया जाता है। आई होप क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बढ़े, चले। प्लेस वेयर द रजिस्टर शैल बी केप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अपने आप में सवाल पेपर में आ सकता है। कभी ऐसा नहीं कहेगा एक्सप्लेन सेक्शन 88 के प्रोविजन, ऐसा थोड़ा होता है। वो ये इनमें से किसी पॉइंट पे सवाल पूछेगा। लाइक सवाल पूछ सकता है कि क्या कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, तो कितने रजिस्टर मेंटेन होंगे? द आंसर इज 1, ठीक है ना। चले, रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन होगा। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु कंपनी चाहे तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इस रजिस्टर को विद इन द सेम सिटी, टाउन, विलेज कहीं पे भी और रखवा सकती है जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है। या फिर कंपनी चाहे तो इसे विद इन इंडिया, पूरे इंडिया में कहीं भी रखवा सकती है, किसी भी स्टेट में, किसी भी शहर में, प्रोवाइडेड वहां पे कम से कम 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स जो कि रजिस्टर ऑफ मेंबर में आए हैं वो रिजाइड्स करते हो। यानी कि किसी भी और जगह पूरे इंडिया में भी रखवा सकती है कंपनी इस रजिस्टर ऑफ मेंबर को, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक आगे बढ़ते हैं, चले। पार्टिकुलर्स इन रजिस्टर, रजिस्टर में क्या क्या आता है? रूल नंबर 3 कहता है कि रजिस्टर जो है, रजिस्टर ऑफ मेंबर जो है वो फॉर्म नंबर MGT1 के अंदर मेंटेन किया जाता है। ओके, अगर कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं होगी तो रजिस्टर के अंदर ये वाली इंफॉर्मेशन तो फिर भी आएगी। अच्छा,
नंबर ऑफ शेयर्स की इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, पक्की बात है, अगर कंपनी के शेयर कैपिटल नहीं है। नॉमिनल वैल्यू नहीं आएगी, पेड अप वैल्यू नहीं आएगी, तो फिर और क्या क्या आएगा, शेयर होल्डर का नाम आएगा, ओके, उसकी डिटेल, ईमेल एड्रेस और पैन नंबर और ये सब आएगा। अगर कंपनी है कोई मेंबर तो परमानेंट अकाउंट नंबर, सॉरी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर आएगा, नेशनैलिटी आएगा। माइनर अगर मेंबर बनता है तो उसके साथ में अपॉइंटी होता है, एक अपॉइंटी होता है, मतलब जैसे अगर मेरे छोटे पोपली को मैं मेंबर बना दूं तो एक अपॉइंटी मतलब एक मैं होऊंगा जो गार्जियन के रूप में नाम लिखा जाएगा इसका, तो फिर गार्जियन का नाम भी आएगा। डेट ऑफ सेसेशन मतलब किस दिन वो मेंबर होना रुका है वो बताओगे। गारंटी इफ एनी अदर इंटरेस्ट इफ एनी, क्योंकि कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है तो एनी अदर इंटरेस्ट मतलब कंपनी में क्या मेंबरशिप फीस पे की है या कैसे मेंबर बनते हो। इंस्ट्रक्शन इफ एनी गिवन बाय द मेंबर विद रिगार्ड टू सेंडिंग ऑफ द नोटिस एक्सेट्रा। कई बार ऐसा होता है कंपनी का जो नोटिस है जनरल मीटिंग वो मेंबर को मिलता नहीं है, तो मेंबर कंपनी को कहता है कि कंपनी मुझे रजिस्टर्ड पोस्ट से दो, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके बारे में भी, ठीक है। आगे मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, रूल नंबर ये कहता है फॉर्म नंबर MGT 2 के अंदर मेंटेन होगा। रजिस्टर ऑफ मेंबर MGT 1, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर या फिर अदर सिक्योरिटी भी MGT 2। ध्यान रखना MCQ पर्पज से रेलेवेंट होगा पॉइंट। इंडेक्स ऑफ द नेम्स, हाँ जी, ये MCQ पर्पज से रेलेवेंट है, ये भी MCQ पर्पज से रेलेवेंट है, ये भी MCQ पर्पज से रेलेवेंट है। इंडेक्स की बात करूं तो इंडेक्स कब बनता है, इंडेक्स जरूरी नहीं है अगर नंबर ऑफ मेंबर इज 50 है, लेस देन 50, यानी कि मोर देन और इक्वल टू 50 पे इंडेक्स जरूरी है। यस जरूरी है, ला 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 ला, हाँ जी जरूरी है। 50 या 50 से ऊपर पे जरूरी है इंडेक्स। अच्छा इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे किताबों में इंडेक्स नहीं होता कि ये चैप्टर इस पेज पे, ये चैप्टर उस पेज पे, ऐसे ही नथुलाल कौन से पेज पे, रामलाल कौन से पेज पे, चिंटू कौन से पेज पे, शंटी कौन से पेज पे, अन्नू कौन से पेज पे, समझ आया, बंटी लखा कौन से पेज पे, जीतू कौन से पेज पे। फॉरेन रजिस्टर, सवाल उठा हमारी कंपनियां क्या इतनी बड़ी चौधरी हैं कि फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करेंगे, वाह इंडिया का रजिस्टर यूरोप में, अरे कमाल कर दी। बस तुम अपने आप को वीक समझ रहे हो क्या भाई, आज की डेट में तुम लगभग महाशक्ति हो एक, तो इसलिए हमारी कंपनियां फॉरेन में भी अपने रजिस्टर मेंटेन करेगी। कब, अगर फॉरेन में लोगों ने हमारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है। अच्छा वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे, उनका क्या दिमाग खराब है, अच्छा दिमाग खराब है भाई साहब, जापान की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हो सालाना रिटर्न 2 या 3% आती है, यूरोप की कंपनियों में 5 या 6% आती है, अमेरिका में 7 या 8% आती है, हमारे यहाँ 14 या 15% आती है। तो फिर अकलमंद होंगे तो हमारी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। तो इसलिए हर वो कंपनी जो हमारी इंडिया की है और जिसने विदेशों में शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज इशू किए हुए हैं, तो वो विदेशों में ही अपना एक रजिस्टर मेंटेन कर सकती है, जिसे हम फॉरेन रजिस्टर कहते हैं, जिसे हम फॉरेन रजिस्टर कहते हैं। ठीक हो गई इतनी बात। ये रजिस्टर जब भी आप ओपन करोगे या बंद करोगे या इसकी लोकेशन चेंज करोगे, तीनों केसेस में बंद करोगे, चेंज करोगे लोकेशन या डिसकंटिन्यूअस करोगे, 30 दिन के अंदर अंदर इसकी सूचना अपने आरओसी को दोगे। आरओसी कौन सा, वो जो इंडिया वाला जहां पे आप रजिस्टर्ड हुए हो। ठीक है जी। आगे इसका फॉर्मेट बिल्कुल सेम होना चाहिए जैसे कि इंडिया के रजिस्टर मेंटेन है, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में बनाए जाएंगे। इनफैक्ट इंडिया के जो रजिस्टर है वो प्रिंसिपल रजिस्टर है और ये पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल रजिस्टर ही कहलाता है। ठीक है जी। सबमिशन ऑफ रिकॉर्ड टू द इंडियन ऑफिस, कोई भी एंट्री अगर वहां पे फॉरेन रजिस्टर में होती है तो उसकी एंट्री इंडियन रजिस्टर में 15 दिन के अंदर अंदर ले ली जानी चाहिए। 15 दिन के अंदर कोई भी एंट्री जो फॉरेन रजिस्टर में हुई है वो रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया को ट्रांसफर की जानी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, ऑथेंटिकेशन इंपॉर्टेंट है। कोई भी एंट्री जो इस रजिस्टर में हुई है उसे ऑथेंटिकेट करेंगे कि हाँ ये सही है। कौन, सीएस ऑफ द कंपनी या फिर कोई भी वो व्यक्ति जो कि ऑथराइज होगा किसके द्वारा, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। ठीक है जी। अगला सेक्शन जिसे देने से मुझे लग रहा है अभी तक एग्जामिनर ही डर ही जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे हैं इनको नहीं देना चाहिए। ये सेक्शन नाम है जिसका सेक्शन 89, डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर्स। सुना होगा कॉर्पोरेट व्हील के बारे में। कॉर्पोरेट व्हील क्या होती है कि सामने कोई और खड़ा है मगर पर्दे के पीछे कुछ और है। बेहतरीन एग्जांपल,
हाँ, बेहतरीन एग्जाम्पल बनता है जेट एयरवेज। जब इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे तो जेट एयरवेज पे एक क्वेश्चन मार्क लगा था कि भैया जेट एयरवेज में ना दाऊद इब्राहिम का पैसा आया हुआ है। जेट एयरवेज में दाऊद इब्राहिम का पैसा लगाया हुआ है, सामने कुछ और नजर आ रहा है मगर पीछे पैसा किसी और का है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता लगा पैसा दुबई का था, मगर दुबई से दाऊद का नहीं था पैसा, दुबई से किसी और इन्वेस्टर का पैसा था। ओह माय गॉड, हे भगवान, बच गए, शुक्र है। बट हमने पर्दे को उठा के तो देखा, यस, पर्दे को उठा के देखा। ऐसा कई कंपनियों में होता है कि पर्दे के सामने कोई और खड़ा है, पर्दे के पीछे कोई और छुपा हुआ है। तो इसलिए सेक्शन 89 ने कंपलसरी कर दिया है कि जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है और जो पर्दे के आगे है, मुझे दोनों की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए। दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी गई है कि हर वो व्यक्ति जो कि पर्दे के पीछे छुपा हुआ है या पर्दे के आगे है, जो पर्दे के आगे है उसे रजिस्टर्ड ओनर कहा जाता है और जो पर्दे के पीछे है उसे हम बेनिफिशियल ओनर कहते हैं। तो जो पर्दे के आगे है उसे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी फॉर्म नंबर MGT 4 के अंदर 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी के पास। और अगर कोई इंफॉर्मेशन में चेंज होता है, चेंज होने के बाद भी 30 दिन के अंदर अंदर वो, जब भी ये चेंज होगा तो वो भी MGT 4 के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? सिमिलरली बेनिफिशियल ओनर को भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी फॉर्म नंबर MGT 5 के अंदर 30 दिन के अंदर अंदर, और अगर कोई चेंज होता है तो चेंज होने के 30 दिन के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। क्लियर हो गई इतनी बात भी? आगे और आगे बढ़ते हैं जी। मीनिंग ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट। अब ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्या है? मैंने कहा जी, मैंने अपने ड्राइवर को कहा, ड्राइवर साहब लो 1 लाख रुपए। उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो फूट फूट के रोने लगा। मैं कहा क्या हुआ? कहने लगा सर आपने 1 लाख रुपए की मदद कर दी, बिना मेरे मांगे आपने मोतियों की माला मेरे गले में पहना दी और आप कह रहे हो क्या हुआ? मैंने कहा ढक्कन, ये 1 लाख रुपए दिए, शेयर ले ले, और ये तेरे शेयर नहीं है, ये मेरे हैं, नाम तेरा लिखवा रहा हूं। उसने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा बस यूं ही। अब रीजन क्या है बस यूं ही का? रीजन क्या है? या तो वो जानवी है और मैं आदित्य हूं और यहां आशिकी 2 चल रही है, तो वो तो है नहीं। तो रीजन क्या है? रीजन है बेनिफिशियल ओनरशिप, कि मेरा नाम ना आए, इनकम टैक्स में मेरा नाम छुप जाए। इनकम टैक्स से बचने के लिए ये हरकतें। समझ आई बात? तो मीनिंग ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट, तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब है इंक्लूड्स द राइट। और यार तुझे कराओ जैकेट के अंदर नालायक, इंक्लूड्स द राइट और एंटाइटलमेंट ऑफ द पर्सन अलोन और टुगेदर विद एनी अदर पर्सन। द राइट और एंटाइटलमेंट ऑफ एनी पर्सन, या तो खुद या किसी और के साथ मिलकर, टू एक्सरसाइज और कॉज टू बी एक्सरसाइज एनी और ऑल ऑफ द राइट अटैच टू सच शेयर। नाम मेरा नहीं लिखा, बट इन शेयर के रिस्पेक्ट में जितने भी राइट है वो सारे मेरे हैं। डिविडेंड मैं खाऊंगा, बोनस मैं खाऊंगा, राइट मैं खाऊंगा, सब कुछ मैं खाऊंगा। रिसीव और पार्टिसिपेट इन द डिविडेंड, यानी कि वो व्यक्ति जिसका नाम नहीं लिखा हुआ बट जिसके पास सारे अधिकार हैं शेयर्स के रिस्पेक्ट में, और डिविडेंड का अधिकार भी जिसके पास है, उसे कहते हैं बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। चलिए समझ आई बात? आगे बढ़ते हैं। एग्जम्पशन। अब सवाल उठा सर ऐसे तो म्यूचुअल फंड भी खुद परचेज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्गन स्टैनले म्यूचुअल फंड है, ये अगर मान लीजिए रिलायंस में इन्वेस्ट करता है आपका पैसा, तो वहां पे नाम लिखा जाता है मॉर्गन स्टैनले। अब मॉर्गन स्टैनले के पेओ का पैसा है? उसके फादर का पैसा है। मजा ही नहीं आता फादर बोलने में जितना पंजाबी में पेओ बोलने में आता है मजा। मॉर्गन स्टैनले के पेओ का पैसा है? नहीं भाई, ये तुम्हारा पैसा है। तो मॉर्गन स्टैनले का नाम आया बेशक, बट बेनिफिशियल ओनर तुम हो, वो रजिस्टर्ड ओनर है, तुम बेनिफिशियल ओनर हो। तो सर म्यूचुअल फंड तो बार बार ये अंडरटेकिंग दे दे के मर जाएंगे बेचारे, इसलिए लॉ मेकर ने कहा उन्हें एग्जम्प्ट है। तो म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, जो इन्वेस्टर्स होते हैं शेयर मार्केट के, हाँ जी, तो उन लोगों को एग्जम्पशन दे दी गई, तो आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत, आपको ये डिक्लेरेशन देने की जरूरत बार बार नहीं है।
पेनल्टी। अगर आप लोगों ने डिक्लेरेशन सबमिट ना की तो आपके ऊपर ये पेनल्टी है, पेनल्टी याद कर लेना, अच्छी पेनल्टी है, याद करनी चाहिए। अब आता है सेक्शन 90 रजिस्टर ऑफ द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर इन द कंपनी। दोबारा बोलता हूं, रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, एसबीओ इन अ कंपनी। एसबीओ कौन है भाई? एसबीओ कौन है? अच्छा, 89 और 90 में फर्क क्या है पहले तो ये समझना चाहिए। 89 में क्या है? बेनिफिशियल ओनर। 90 में क्या है? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। तो सबसे बड़ा फर्क जो 89 और 90 में मुझे मिलता है वो है सिग्निफिकेंट वर्ड का। तो सवाल उठा सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? अगर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के साथ में सिग्निफिकेंट जोड़ दूं तो फिर क्या बन गया? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। ये हो गया संधि विच्छेद जो बचपन में किया करते थे। समझ आए? कार्य प्लस पालिका इज इक्वल टू कार्यपालिका, कुछ ऐसा किया करते थे ना। चलिए, हाँ, तो फिर तो सिग्निफिकेंट प्लस बेनिफिशियल ओनर इज इक्वल टू सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर ले देकर सबसे पहला सवाल ये उठा कि सर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर होता कौन है और ये बेनिफिशियल ओनर से किस तरीके से अलग है। ओके, देखते हैं जी। कहता है एवरी इंडिविजुअल हु, या तो अकेले में या दुकेले में या किसी ट्रस्ट के थ्रू, अगर होल्ड करता है कम से कम 25% या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करता है या कंट्रोल एक्सरसाइज करता है ओवर द कंपनी, तो उसे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कहते हैं। दोबारा बोलो, अगर होल्ड करता है कम से कम 25% या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है या फिर कंट्रोल रखता है तो उसे हम सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कहते हैं। कितनी अच्छी प्यारी डेफिनेशन थी, वाह वाह वाह। बट लॉ मेकर लग रहा है कि थम्स अप की एड ज्यादा देखता है, तो इसलिए जब तक वो कुछ तूफानी ना करे तब तक उसको लाइफ में मजा नहीं आता। तो एक दिन ज्यादा 3-4 लग रहा है थम्स अप लपेटी होंगी और जिंदगी में तूफानी करने का सूझा होगा तो क्या लिख डाला? अबे जब 25% लिख दिया तो बस करना यार। आगे ये लाइन जिसका मुंह काला है जरूर लिखनी थी, सच अदर परसेंटेज एज में बी प्रेस्क्राइब। और अगर लिखना भी था तो यहां पे रूल जरूर फेंकना था, रूल दे मारा, लॉ मेकर ने रूल दे मारा। यहां रूल क्या कहता है? अब देखो क्या कहता है। कहता है हर वो व्यक्ति जो अकेला या दुकेला या फिर किसी ट्रस्ट के थ्रू, अभी तक था 25%, अब हो गया 25% और सच अदर परसेंटेज एज में भी प्रेस्क्राइब, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है और कंट्रोल एक्सरसाइज करता है। अब सच अदर परसेंटेज एज में भी प्रेस्क्राइब को प्रेस्क्राइब किया हुआ है। हाँ, कहां प्रेस्क्राइब किया हुआ है? ये रूल्स में। अब यहां पे मत लिखाना कि कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014 ऐसी की तैसी। कंपनी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर अमेंडमेंट रूल 2019। अमेंडमेंट रूल क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि पहले 2017 में आए, फिर अमेंड हुए 2018 में, फिर एक और अमेंडमेंट आई 2019 में, तो इसलिए आप 2019 वाले चल रहे हैं अमेंडमेंट रूल। ठीक है, ओरिजिनली 2017 में आए थे। आगे बोलते हैं। कहता है एन इंडिविजुअल हु, अब वो जो लिखा था ना परसेंटेज एज प्रेस्क्राइब, अब वो उसके लिए ये रूल आया, बस परसेंटेज एज प्रेस्क्राइब के लिए। ओ अच्छा, कोई भी इंडिविजुअल जो अकेला या दुकेला या फिर किसी ट्रस्ट वगैरह के थ्रू ओके होल्ड करता है। क्या होल्ड करता है? वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग राइट इन द रिपोर्टिंग कंपनी। रिपोर्टिंग कंपनी मतलब वो जिसके अंदर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप आप होल्ड करते हो, उसे रिपोर्टिंग कंपनी कहते हैं। कितने परसेंट ले देके मजा तो इसी में था, कितने परसेंट? कहता है जी चाहे इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली के साथ मिलकर, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्लस इनडायरेक्टली, या तो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली के साथ मिलकर, या फिर डायरेक्ट लिखा अदर देन डायरेक्ट होल्डिंग मतलब इनडायरेक्ट होल्डिंग। बड़ा जोर दे रहा है इनडायरेक्ट वर्ड पर, कमाल कर दिया इसने तो, बड़ा जोर दे रहा है इनडायरेक्ट वर्ड। अबे डायरेक्ट क्यों नहीं लिख रहा? डायरेक्ट होता तो दिक्कत क्या थी? मेरे पास टीसीएस के 1000 शेयर हैं, मैं ही उसका ओनर हूं, मैंने ही पैसा लगाया, मेरा ही नाम लिखा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट शेयर होल्डर हूं, तो मैं बेनिफिशियल ओनर का कॉन्सेप्ट कर क्यों ना हूं? करने की जरूरत ही नहीं। मेरी जिंदगी तो एक साधारण सी जिंदगी है, पर मुझे जिंदगी में ऐसी तैसी करवानी थी क्योंकि मुझे साधारण जिंदगी में मजे नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मैंने बेनिफिशियल ओनर बनना डिसाइड किया। तो बेनिफिशियल ओनर में मैंने अपना नाम नहीं लिखवाया बल्कि अपने ड्राइवर का नाम लिखवाया। पैसा मैंने लगाया तो पैसा मैंने लगाया ड्राइवर के नाम पे, तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट रूट अपनाना। तो इनडायरेक्ट होना ही तो सबसे बड़ी बेनिफिशियल ओनर की पहचान है कि यहां पर इनडायरेक्ट होल्डिंग आएगी। लॉ कहता है इनडायरेक्ट के साथ थोड़ी सी डायरेक्ट भी आ जाए तो चलेगा।
तो इसलिए अगर आप इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट, क्योंकि पैसा तो दोनों तरफ आपका है ना, तो इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट अगर आप कम से कम कितना होल्ड करते हो, लॉ क्या कहता है? कहता है जी कम से कम 10% ऑफ शेयर होल्ड करते हो, या 10% ऑफ द वोटिंग राइट होल्ड करते हो, या फिर कम से कम 10% ऑफ द राइट टू रिसीव द डिविडेंड आपके पास है, या फिर आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल रखते हो, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट मिलाकर। समझ आ गई बात? बोलो ना हाँ। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अब सवाल उठा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है राइट टू पार्टिसिपेट, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन ऑफ द रिपोर्टिंग कंपनी, बट कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है यानी कि आपके पास राइट टू पार्टिसिपेट तो है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजन। दो डिसीजन है, ध्यान रखना, मार्क कर लेना, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजन ऑफ द रिपोर्टिंग कंपनी, बट कंट्रोल नहीं आएगा। बट इज नॉट अ कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल की डेफिनेशन तो दूसरी है। कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है सर? याद करो ना, जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए थे तो वहां हमने कंट्रोल की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 27 में की थी। तो बस और क्या, बोलो ना हाँ। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग। कहता है अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर डायरेक्टली शेयर होल्ड करता है तो उसे एसबीओ नहीं माना जाएगा। अब ये कोई नई बात बता दी तूने? बता, ये तो हमें भी पता है डायरेक्ट होल्डिंग में एसबीओ कैसे हुआ, मगर अब कहता है डायरेक्ट होल्डिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट होल्डिंग का मतलब क्या होता है? कहता है डायरेक्ट होल्डिंग तब मानी जाएगी आप जब इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। पहला, शेयर्स आपके नाम पे ही रजिस्टर्ड है जी और आप ही का पैसा लगा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो डायरेक्ट ही हो गई। दूसरी बात, इंडिविजुअल जो है वो शेयर उसने होल्ड किए हैं 89(2) में, यानी कि आपने अपने ड्राइवर वगैरह के थ्रू शेयर्स होल्ड किए थे, प्लस आपने डिक्लेरेशन भी दे दी है, तो माना जाएगा आपकी डायरेक्ट होल्डिंग है, क्योंकि आप डिक्लेरेशन भी दे चुके हो ना। तो फिर आपको एसबीओ कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा, एसबीओ कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात भी? आगे अगर आप इनडायरेक्ट में बॉडी कॉर्पोरेट किसी कंपनी के थ्रू शेयर होल्ड करते हो, वो भी इनडायरेक्ट में आएगा। एचयूएफ के थ्रू करते हो, वो भी इनडायरेक्ट में। पार्टनरशिप के थ्रू, वो भी। ट्रस्ट के थ्रू, वो भी। किसी और पूल्ड इन्वेस्टमेंट जहां कुछ लोग मिलकर एक पूल इकट्ठा करते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं और उससे कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, वो भी माना जाएगा। ठीक है। ओनर्स ऑन द रिपोर्टिंग कंपनी, अब ये बात समझने वाली है, ध्यान रखना। कहता है मान लीजिए किसी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का पता लग गया कि ये बंदा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले तो तुम ऐसे एसबीओ को ढूंढो और उस एसबीओ को, एक कॉलर को पकड़ के उसे बोलो, बोल कह दे ये सच है, बोल कह दे ये सच है, और डिक्लेरेशन सबमिट करवाओ। अच्छा, हर रिपोर्टिंग एंटिटी तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम नोटिस दो बेन 4 में। किसमें? तो बेन 4 में, जिसके बारे में तुम्हें शक है कि यही वो है, दिस इज द राइट चॉइस बेबी, यही वो व्यक्ति है जो कि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, या फिर जो खुद नहीं है बट वो जो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को जानता है या उसके पास उसकी इंफॉर्मेशन है, या फिर पिछले 3 साल में कभी भी वो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर रहा है परंतु उसने हमें ये चीज बताई नहीं थी। ओके, तो हर एक व्यक्ति को नोटिस दो कि बेटा कंप्लीट डिक्लेरेशन दे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपने बारे में दे कि तूने किसके थ्रू शेयर लिए हैं और किस किस के थ्रू लिए हैं, कंप्लीट डिक्लेरेशन दे। कंपनी एसबीओ की डिटेल बेन 3 में मेंटेन करेगी। ये डिटेल मेंटेन ओपन रहेगी इंस्पेक्शन के लिए, कोई भी मेंबर इसे इंस्पेक्शन कर सकता है बिजनेस आवर्स में या फिर एट सच रीजनेबल टाइम ऑफ नॉट लेस देन 2 आवर्स, किसी भी वर्किंग डे पर, एज द बोर्ड में डिसाइड।
कम से कम 2 घंटे के लिए किसी भी वर्किंग डे पर बिजनेस आवर्स, ध्यान रखना कम से कम 2 घंटे बिजनेस आवर्स में वर्किंग डे, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, वहां पे इंस्पेक्शन किया जा सकता है। कुछ कंपनियों पे नॉन रिसिप्ट ऑफ द इंटीमेशन टू द कंपनी। अब कंपनी ने इंफॉर्मेशन मांगी, फलाने डिप के किसी व्यक्ति से मांगी कि हाँ भाई हमें शक है कि तू ही सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, बोल सच। उसने कहा नहीं है, मैं नहीं हूं। कंपनी ने कहा तू है, उसने कहा नहीं मैं नहीं हूं, मम्मी कसम मैं नहीं हूं। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? कंपनी कह रही है वो कह रहा नहीं है, कंपनी को पूरा शक है कि वो है, तो कंपनी क्या करेगी? ट्राइब्यूनल के पास जाएगी, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, ट्राइब्यूनल को कहेगी 15 दिन के अंदर अंदर। कहां से 15 दिन? जो उस व्यक्ति को टाइम दिया था ना आपने रिप्लाई करने का कि इतने दिन में स्वीकार कर कि तू ये एसबीओ है, या फिर तू एसबीओ को जानता है, या फिर तू पिछले 3 साल में कभी भी एसबीओ रहा है, वो जो टाइम था वो खत्म होने के 15 दिन के अंदर अंदर, और कहेगी कि ट्राइब्यूनल साहब हम इन्वेस्टिगेशन करके पूरा आपको रिपोर्ट लाके दे देंगे कि यही है वो बंदा, इसके ऊपर पेनल्टी लगाओ, मगर मीनवाइल हम इन्वेस्टिगेशन अगर करते भी हैं ये बंदा शेयर ट्रांसफर कर देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो आप प्लीज रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर दीजिएगा कि इन शेयर्स के ट्रांसफर पर रोक लगा दी जाए और इन शेयर्स से रिलेटेड सारे के सारे राइट्स रोक दिए जाएं। ना इस बंदे को वोटिंग राइट मिलेगा इन शेयर्स पर, ना ही बोनस मिलेगा, ना ही राइट शेयर्स मिलेंगे। ठीक है ना? कब? अगर उस व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन नहीं दी या फिर दी और अधूरी दी। ट्राइब्यूनल के पास जब ये एप्लीकेशन जाएगी तो ट्राइब्यूनल सामने वाली व्यक्ति को रूप देगा। रूप का मतलब क्या? ये कोई फूल है नया? नहीं, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। और फिर उसके बाद रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है विद इन 60 डेज। 60 दिन का टाइम है ट्राइब्यूनल के पास इस रेस्ट्रिक्शन को इंपोज करने के लिए। अब मान लीजिए मैं बेगुनाह हूं, कंपनी ने तेल निकलवा लिया, 1 साल हो गया इन्वेस्टिगेशन को, तेल निकलवा लिया, कुछ नहीं मिला मेरे खिलाफ। अब मैं 1 साल के अंदर अंदर इस ऑर्डर के, जो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर था जिसमें रेस्ट्रिक्शन इंपोज की गई थी, 1 साल के अंदर अंदर मैं ट्राइब्यूनल को कह सकता हूं सर इन्होंने तेल निकलवा लिया, हिसाब किताब ले लो पूरे तेल का, मैं गंगा के समान पवित्र हूं, गंगा के समान, मेरे ऊपर वैसे इल्जाम लगाए गए, मैं एक पवित्र प्राणी हूं। ट्राइब्यूनल ने भी माना यार भाई, नाम पोपली, नाम से ही पता लग रहा था, पी फॉर पवित्र, पी फॉर पोपली। वैसे ही कंपनी ने शिकायत लगाई, हम तेरे खिलाफ रेस्ट्रिक्शन को रिलैक्स करते हैं। ठीक है ना? तो यानी कि रिलैक्स करने के लिए एप्लीकेशन दे सकता हूं, यस, 1 साल के अंदर अंदर। अब मान लीजिए मैंने भी एप्लीकेशन नहीं दी ट्राइब्यूनल को, यानी कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली थी मेरी भी। ठीक है ना? पी फॉर पोपली, पी फॉर पोपटलाल। तो अब एप्लीकेशन अगर फाइल नहीं हुई 1 साल के अंदर अंदर, तो फिर ट्राइब्यूनल आदेश, ट्राइब्यूनल, ये जो शेयर्स हैं ये सारे के सारे शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे किसको? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी सेक्शन 125 में जो फॉर्म हुई है। तो इसका मतलब काली दाल है ना, कि आपको पकड़ा गया और आप आगे ही नहीं आ रहे। अब समझ आया? अरे बोलो ना हाँ, एक तो तुम हाँ नहीं बोल रहे ना, ये मेरी दिक्कत है, मैं बेचारा हाँ के लिए भटकता रहता हूं, देखना वो हाँ कहेगा, कोई हाँ कहेगा। जी मुकेश रहमान जी, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है डिक्लेरेशन बाय एसबीओ। डिक्लेरेशन बाय एसबीओ, भाई क्लास अभी जब तक ये खत्म नहीं होगा आज तब तक पोपली के पांव चलेंगे, जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होता, समझे? 88 to 94 तब तक आज पोपली के पांव चलते रहेंगे। एवरी इंडिविजुअल हु इज एसबीओ इन द रिपोर्टिंग कंपनी, या फिर एवरी इंडिविजुअल जो पहले एसबीओ नहीं था, जो बाद में एसबीओ बना,
या फिर वो इंडिविजुअल जो एसबीओ था मगर उसके एसबीओ में और चेंज हुआ है। फॉर एग्जांपल उसके पास पहले 11% शेयर थे, अब 15% हो गए। दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा सुनना। हर वो व्यक्ति जो एसबीओ है, जो एसबीओ पहले नहीं था, जो बाद में एसबीओ बना, मतलब पहले उसके पास 7% शेयर थे, बाद में 11 हो गए, और 11 से 15 हो गए। अच्छा, तो हर वो जो एसबीओ है वो डिक्लेरेशन देगा बेन 1 में विद इन 90 डेज। जो बाद में बना या जिसकी परसेंटेज बढ़ी वो भी डिक्लेरेशन देगा बेन 1 में 30 दिन के अंदर अंदर। बात समझ आ गई? बोलो ना हाँ। और रिपोर्टिंग कंपनी जो भी उसको डिस्क्लोजर रिसीव हुआ है वो आरओसी के पास सबमिट करेगी 30 डेज में। दोनों में सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी कहता है जी ये कॉन्सेप्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा वेयर द शेयर्स ऑफ द रेलेवेंट कंपनी आर हेल्ड बाय इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। क्योंकि तो उन्हें तो हमने ही कहा है ना कि ये शेयर ट्रांसफर होते रहेंगे, तो उनको अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। होल्डिंग कंपनियां, क्योंकि होल्डिंग कंपनी तो तभी बनेगी जब सब्सिडरी में शेयर एक्वायर करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट के द्वारा कंट्रोल की जा रही किसी बॉडी कॉर्पोरेट, ये आ सकता है नॉन एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 90 कब कब अप्लाई नहीं होगा, 3 या 4 पॉइंट याद रखना। होल्डिंग कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा, सेंटर स्टेट पे अप्लाई नहीं होगा, सेंटर स्टेट के किसी संस्था पे अप्लाई नहीं होगा, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी पे अप्लाई नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट व्हीकल सच एज म्यूचुअल फंड, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, इन पे अप्लाई नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट व्हीकल रजिस्टर्ड बाय, वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो वो कंपनी है जो कि केवल इन्वेस्टमेंट करने के लिए बनाई गई है और आरबीआई, एडा या फिर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव्ड है, उनके ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा। अगली एग्जाम्पशन भी देख लेना। सेक्शन 80 और 90 दोनों ही गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट कंपनी में अगर कोई भी बेनिफिशियल ओनर या फिर एसबीओ भी है तो भी वहां पे कुछ ऐसा भी अप्लाई नहीं होगा, प्रोवाइडेड उस गवर्नमेंट कंपनी ने सेक्शन 92 और 137 में कोई नॉन कंप्लायंस नहीं किया है। ठीक हो गई इतनी बात? आगे जी, अगला सेक्शन अगेन बहुत अच्छा सेक्शन है, सेक्शन 91, क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर और डिबेंचर होल्डर। देखो जी इस सेक्शन के पीछे का इतिहास क्यों है, इस सेक्शन को लाया क्यों गया, लाने के पीछे सबसे बड़ा कारण था, ये देखिएगा एग्जांपल। मान लीजिए एक्स के पास 10,000 शेयर थे, अपने ये शेयर ट्रांसफर किए इसने वाई को। जब भी फिजिकल फॉर्म में शेयर ट्रांसफर होते थे ना तो SH4 शेयर्स चैप्टर में पढ़ेंगे प्लस शेयर सर्टिफिकेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट जो हैं वो कंपनी के पास भेजे जाते थे। अब जब कंपनी के पास गए तो केस नंबर 1 में यहाँ कंपनी ना एजीएम करने जा रही थी, तो ये एजीएम थी और ये नोटिस ऑफ एजीएम था। अब मान लीजिए मैंने कहा केस नंबर 1 में यहाँ ये दोनों डॉक्यूमेंट कंपनी के पास पहुंचे और केस नंबर 2 में यहाँ। अब दोनों में एक समस्या है। मैंने कहा जी एक्स अपने शेयर वाई को बेच रहा है, एक्स अपने 10,000 शेयर वाई को बेच रहा है। केस नंबर 1 में वो यहां पहुंचे हैं, केस नंबर 2 में वो वहां पहुंचे हैं। अब सवाल ये उठा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए कि केस नंबर 1 में कंपनी के एजीएम में किसको आना चाहिए, एक्स को या वाई को, और केस नंबर 2 में किसको आना चाहिए, एक्स को या वाई को। ये सवाल उठा है, तो पेचीदा सवाल। अगर मैं आप लोगों के सामने भी ऑप्शन दे दूं तो आप लोग भी आधे आधे बढ़ जाओगे कि इसको आना चाहिए, उसको आना चाहिए, इसको या उसको। लॉ में करने का झगड़ा तो है, अब झगड़ा तो है तो क्या करें, तो इसलिए इस झगड़े का निपटारा करते हैं और इसलिए सेक्शन 91 डाल दिया गया। सेक्शन 91 क्या कहता है, कहता है जी देखो ऐसा है, हम ना एक रिकॉर्ड डेट बना देंगे। रिकॉर्ड डेट मतलब वो डेट जिस दिन रजिस्टर ऑफ मेंबर बंद कर दिया जाएगा। रिकॉर्ड डेट सबसे पहले असर्टेंड होगी, मतलब जिस दिन हम क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर कर देंगे, इस दिन के बाद हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। हर वो व्यक्ति जिसका नाम इस रिकॉर्ड डेट पर आ रहा है सारे बेनिफिट उसे मिलेंगे, झगड़ा ही खत्म हो गया। अब ये रिकॉर्ड डेट क्या होती है, देखो सारे बेनिफिट एज अ मेंबर कहां पर मिलते हैं, एजीएम में। बोनस शेयर हमेशा एजीएम में होता है, राइट शेयर्स एजीएम में होते हैं, डिविडेंड एजीएम में होता है। ईजीएम में तो केवल वोटिंग राइट का इशू आता है, बस वोटिंग राइट कौन एक्सरसाइज करेगा, मगर असली जो ल्यूक्रेटिव चीजें हैं वो तो सारी एजीएम के अंदर होती हैं। तो इसलिए लॉ मेकर्स ने कहा कि एक बार में मैक्सिमम 30 दिन
जो कि कंपनियां एजीएम के वक्त यूज करती हैं, और पूरे साल में 45 दिन। यानी कि एजीएम के लिए, अब काश ये लिख भी देता, लिखा नहीं है, तो अपना ज्ञान ना वहां दिखा के मत आना, आप वहां पेपर देने जा रहे हो, उसे ट्यूशन पढ़ाने नहीं जा रहे, ठीक है। तो इसलिए कहीं दिल में आ जाए कि चल बेटा लॉ तो पढ़ाना ही है कल को, तो इसलिए थोड़ा उसे समझा भी देता हूं कि देख एजीएम का कॉन्सेप्ट ये है। तो अपनी उबलती भावनाओं को कंट्रोल में रखना, समझ आ गई बात। तो एक बार में 30 दिन और मैक्सिमम ओवरऑल 45 दिन के लिए रजिस्टर बंद किया जाता है। वो मैंने प्रैक्टिकली बताया कि रियल लाइफ में 30 दिन एजीएम के लिए और 15 दिन बाकी ईजीएम के लिए। तो मैक्सिमम 30 प्लस मैक्सिमम 15 रिमेनिंग इज इक्वल टू मैक्सिमम 45। तो लॉ मेकर ने 2 दिन दिए हुए हैं, एक मैक्सिमम 30 और एक मैक्सिमम 45। क्लियर हो गई इतनी बात, और आगे बढ़े चलिए। अब जब आप रजिस्टर और मेंबर बंद कर रहे हो, तो फिर क्लोजर ऑफ रजिस्टर कर रहे हो, तो मेंबर को कैसे पता लगेगा कि रजिस्टर ऑफ मेंबर बंद हो रहा है। मेंबर को या तो मेंबर बनने के लिए आप या तो क्वालिफिकेशन रखो कि मेंबर बनने के लिए आपको किसी प्रॉपर विद्यालय से आचार्य की डिग्री लेके आनी पड़ेगी, ताकि आपको ज्योतिष विज्ञान का पता हो कि हाँ जी ये होने वाला है, हाँ जी वो होने वाला है। मगर ऐसी तो क्वालिफिकेशन कोई लॉ मेकर ने लिखी नहीं है, ठीक है ना। तो फिर मेंबर को कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए कंपनी, जब भी आप अपना रजिस्टर बंद करने जाओगे, तो रजिस्टर बंद करने से पहले मेंबर को एक इंफॉर्मेशन दे देना। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन कैसे जानी चाहिए, कम से कम 7 दिन पहले, कम से कम 7 दिन। 2 तरीके हो सकते हैं इंफॉर्मेशन देने के, या तो एक पब्लिकेशन करवा दो या इंडिविजुअल नोटिस भेज दो। लॉ मेकर ने फिर दिमाग लगाया, उन्होंने कहा जी प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर कम होते हैं, तो वहां पे तो करो इंडिविजुअल नोटिस, पब्लिकेशन की जरूरत नहीं है। पब्लिक कंपनी में मेंबर ज्यादा होते हैं, तो वहां पे करो पब्लिकेशन, इंग्लिश प्लस वर्नेक्युलर दोनों न्यूज़पेपर में, जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है ना, वहां पर। ठीक है जी, क्लियर हो गई इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। और नोटिस जो है पब्लिश कर देना वेबसाइट ऑफ द कंपनी पे भी, वेबसाइट ऑफ द कंपनी पे भी पब्लिश कर देना। एक तो तुम हाँ नहीं बोल रहे, बोलो ना हाँ। मेरा अगला सेक्शन है सेक्शन 92, जिसका नाम है एनुअल रिटर्न, सालाना रिटर्न। क्या हर कंपनी को सबमिट करनी पड़ती है? द आंसर इज यस। कब सबमिट करनी पड़ती है? एजीएम जब हो जाएगी ना कंपनी, तो एजीएम होने के 60 दिन के अंदर अंदर, कंपनी ने एजीएम ही नहीं की, भाई ये देश है कलाकारों का, ठीक है ना, एजीएम ही नहीं की, तो फिर लॉ कहता है रुक जाओ, तुम कलाकार है तो हम कम कलाकार हैं, हम भी हैं। तो इसलिए अगर एजीएम नहीं हुई तो लास्ट डे जिस दिन एजीएम होनी चाहिए थी, अब ये कैसे पता लगाएंगे कि लास्ट डे जो एजीएम होनी चाहिए थी, ये कैसे पता लगेगा? सेक्शन 96 में, सेक्शन 96 बताता है ना लास्ट डे जिस दिन एजीएम होनी चाहिए थी वो कौन सा डे होता है। एक तो तुम फिर हाँ नहीं बोल रहे, क्लियर हो गई इतनी बात। तो लास्ट डे जिस दिन एजीएम होनी चाहिए थी वो उठाओ, विद इन 60 days फ्रॉम द एनुअल जनरल मीटिंग, और द लास्ट डे विद द एजीएम होनी चाहिए थी, वहां तक सबमिट कर देनी है आपको। अच्छा, एजीएम कौन से फॉर्म में होती है? लॉ कहता है जी, रूल नंबर 11 कहता है MGT 7। एमसीक्यू इस पे आने के चांसेस बहुत हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, कि एनुअल रिटर्न का फॉर्मेट क्या है। ओके, उसके बाद कहता है जी साइनिंग इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। अच्छा, लिस्टेड कंपनी में इसे साइन कौन करेगा? पहले लिस्टेड कंपनी छोड़ो, पहले नॉर्मल कंपनी के बारे में ऊपर लिख लिया हमने, ये रहा ना, हाँ, सिग्नेचर ऑन द एनुअल रिटर्न, सिग्नेचर ऑन द एनुअल रिटर्न। कौन साइन करेगा एनुअल रिटर्न को? देखो जी, ओपीसी और स्मॉल कंपनी में सीएस साइन करेगा, और अगर सीएस नहीं है तो डायरेक्टर साइन करेगा। डायरेक्टर, डायरेक्टर्स नहीं है, डायरेक्टर यानी कि एक डायरेक्टर, ठीक है। ऑल अदर केसेस, ओपीसी और स्मॉल कंपनी को छोड़ देना, तो या तो 2 कॉम्बिनेशन में से कोई एक, डायरेक्टर प्लस सीएस, और सीएस नहीं है तो कम से कम वेयर देयर इज नो सीएस बाय सीएस इन प्रैक्टिस। ये कॉम्बिनेशन समझ आ गया? ये तो हो गया साइनिंग। अब आते हैं एडिशनल प्रोसीजर के केस में कि एक सर्टिफिकेट भी इशू होगा। सर्टिफिकेट कहां पर? लिस्टेड कंपनियों में, या फिर हर उस कंपनी में जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है, या फिर टर्नओवर 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा है, तो वहां पर एक सर्टिफिकेट भी आएगा फॉर्म नंबर MGT 8 के अंदर, किसके द्वारा? सीएस इन प्रैक्टिस के द्वारा, जिसमें वो कसम खा के कहेगा कि मैं कसम खा के कहता हूं कि कंपनी ने सारे के सारे प्रोविजंस को कंप्लाई किया है।
बट ये सर्टिफिकेट किस केस में आएगा? लिस्टेड कंपनी और इन स्पेसिफाइड कंपनीज के केस में आएगा। एनुअल रिटर्न के साथ में एक सर्टिफिकेट जाएगा। ठीक हो गई इतनी बात भी, और आगे बढ़ सकते हैं। चले, अब मेरा एक ही कॉन्सेप्ट बचता है कि कंटेंट ऑफ एनुअल रिटर्न। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि ये आना जरूर चाहिए, आना जरूर चाहिए, बट ये आ नहीं रहा। बट मेरी एंटिसिपेशन ये है कि ये आना जरूर चाहिए, और आना जरूर चाहिए मतलब जरूर आएगा। कि 5 या 6 एनुअल रिटर्न में क्या क्या आता है, ऐसी 5 या 6 चीजें करिए, मेंशन करिए। देखो, आप इनकम टैक्स के भी रिटर्न के बारे में जानते हो। 2 ड्यू डेट हैं। एक है जिनका ऑडिट होता है उनकी 30 सितंबर, और जिनका ऑडिट नहीं होता उनकी 31 जुलाई। जब इनकम टैक्स की रिटर्न जाती है तो इनकम टैक्स की रिटर्न में आप अपने इनकम की इंफॉर्मेशन देते हो। किसको देते हो? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ये इनकम कौन सी होती है? से फॉर एग्जांपल अभी जो 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करेंगे, वो 31 जुलाई तक की जो रिटर्न फाइल होगी वो कौन सी इंफॉर्मेशन देंगे? जो कि 31 मार्च तक की थी इनकम, उस पे, या 31 जुलाई की? द आंसर इज 31 मार्च। तो यानी कि 31 मार्च तक जो आपने पैसा कमाया उसकी इंफॉर्मेशन आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 31 जुलाई तक, ऑडिट नहीं है या फिर ऑडिट है तो 30 सितंबर तक देते हो। सिमिलरली एनुअल रिटर्न भी कब बनती है? एनुअल रिटर्न बनती है किसके बेसिस पर? फाइनेंशियल ईयर एंड के फिगर पर। ठीक है ना? तो फाइनेंशियल ईयर एंड की फिगर पर, जब फाइनेंशियल ईयर की वो एंड की फिगर अप्रूव होती है मालिकों के द्वारा, जो कहां पर होती है? एजीएम में। तो उस एजीएम के 60 डेज के अंदर आप सबमिट कर देते हो रिटर्न। बट वो फिगर्स कब की होती हैं? फाइनेंशियल ईयर एंड की होती हैं। बात समझ आया? अब वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए फाइनेंशियल ईयर एंड की? फाइनेंशियल ईयर एंड की कौन सी फिगर एज दे स्टूड ऑन द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर? पहला अच्छा, 31 अक्टूबर ऑडिट के केस में वो रिटर्न भरने की होती है ना, मतलब टैक्स वैक्स जमा करने की, तो शायद 30 सितंबर समथिंग कुछ ऐसा ही है ना। आपकी लायबिलिटीज की डिटेल, प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी वगैरह की डिटेल, रेम्युनरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स एंड केएमपी की डिटेल, कितनी मीटिंग्स हुई बोर्ड की, कितनी मीटिंग हुई कंपनी की, बोर्ड की, कमिटीज की, सबकी डिटेल, मेंबर्स आज की डेट में कितने हैं, पिछले साल में कितने थे, कितना एडिशन डिलीशन हुआ, उनकी डिटेल, शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह क्या है, ये सारी डिटेल। समझ आया? हाँ, 30 सितंबर तक टैक्स ऑडिट सबमिट करनी है ना, मैं उसी की बात कर रहा हूं। चलिए, तो यानी 4 या 5 फैक्टर आपसे पूछ सकता है पेपर में, ध्यान रखना। चले, अब आता है जी 92 के बाद आता है 94। प्लेस ऑफ कीपिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ द रजिस्टर्स, एनुअल रिटर्न्स। ये क्या मतलब है? प्लेस ऑफ कीपिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ द रजिस्टर्स एनुअल रिटर्न। अभी तो हमने 88 में भी किया था। 88 में क्या किया था आपने? रजिस्टर्स की बात की थी सेक्शन 88 में, जो हमने कहा था रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन होते हैं, याद आ रहा है? अब सेक्शन 94 किसकी बात करता है? प्लेस ऑफ कीपिंग एंड इंस्पेक्शन। पहली बात इसने कीपिंग की बात की, प्लस इंस्पेक्शन की बात भी कर दी। बात बहुत अच्छा है, ठीक है, तुमने इंस्पेक्शन की भी बात कर दी, कीपिंग की भी बात कर दी, बट कंफ्यूजन लानी जरूरी थी क्या? जब तुम प्लेस ऑफ कीपिंग कर रहे हो तो या तो वही लिखो जो 88 में लिखा है ना, तुमने 88 से अलग कर दिया। तो ये छोटी छोटी बेवकूफियां हुई हैं लॉ मेकर से, बट कोई दिक्कत नहीं, फिर भी वो भी इंसान है तो गलतियां तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन किया जाएगा, ये तो 88 में भी है। नहीं सार्थक। प्रोवाइडेड दैट सच रजिस्टर और रिटर्न में बी केप्ट एट such other place where 1/10 of the total number of the members resides। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाए। डिफरेंस कहां है? 88 से कंपेयर करो, डिफरेंस पता लगेगा। सेक्शन 88 में लिखा था अगर एसआर पास हो जाए तो एनी अदर प्लेस विद इन इंडिया जहां पर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर रिजाइड्स करते हैं, ठीक है, या फिर एनी अदर प्लेस विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज। ये लाइन उड़ गई है। तो अब सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये लिखना है या वो लिखना है? सिंपल सा फंडा बताता हूं। अगर तो वो पूछे कि रजिस्टर एंड एनुअल रिटर्न, तो 94 पे आ जाना। खाली रजिस्टर पूछे तो 88 वाली लाइन दिखाना। बात समझ गए? बस एक ही जुगाड़ है, और क्या?
और तो कोई जुगाड़ है नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब गलतियां वो करे, पाप हम भुगते तो क्या करें? प्रिजर्वेशन ऑफ द रजिस्टर, ये टेबल मैंने मेन क्लासेस के अंदर भी यही टेबल बनवाई है, अगर आपको याद हो तो मेन टेबल यही वाली बनाई है। बस ध्यान रखना, अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर की बात करूं मैं, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर परमानेंटली मेंटेन किया जाता है, बट रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स कब तक मेंटेन किया जाता है? 8 साल फ्रॉम द डेट ऑफ रिडम्पशन, 8 साल फ्रॉम द डेट ऑफ रिडम्पशन। एनुअल रिटर्न भी 8 साल फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न। ये 8 साल कहां से आया? सेक्शन 128 को याद करो, अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, वहां से आया। ठीक है। फॉरेन रजिस्टर्स ऑफ द मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो फॉरेन रजिस्टर्स परमानेंटली मेंटेन किया जाता है। फॉरेन रजिस्टर भी, जहां पे भी रजिस्टर और मेंबर आया परमानेंटली मेंटेन है, ध्यान रखना। अब साइन, सवाल उठा साइन कौन करेगा? सीएस या एनी अदर पर्सन एज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेम सेम बिल्कुल सेम, तभी ये टेबल बड़े काम की आएगी, बहुत काम की आएगी। अच्छा, फॉरेन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर अगेन 8 साल, सेम। ठीक हो गई इतनी बात भी, और आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर इंस्पेक्शन, प्रोविजन फॉर इंस्पेक्शन, रजिस्टर्स को इंस्पेक्ट कौन कर सकता है? तो मैं कह सकता हूं इंस्पेक्शन ऑफ द रजिस्टर्स या कॉपीज ऑफ ऑल द रिटर्न, रजिस्टर्स का इंस्पेक्शन या सभी की सभी रिटर्न्स वगैरह की कॉपीज का इंस्पेक्शन विदाउट एनी फीस ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स हो सकता है। विदाउट एनी फी, किसी मेंबर को कोई फीस वगैरह देने की जरूरत नहीं है, किसी भी टाइम जाकर इंस्पेक्शन कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट भी लिया जा सकता है, एक्सट्रैक्ट मतलब सर्टेन पोर्शन, 2 पेज दे दो, 1 पेज दे दो, लिया जा सकता है विदाउट पेमेंट ऑफ एनी फीस। पूरी की पूरी कॉपी भी कराई जा सकती है। यस, यहां पे दिक्कत है, पता लगा तुमने 500 पेजेस का रजिस्टर कॉपी करा दिया, कंपनी वेली है तो इसलिए फीस चार्ज होगी, इसलिए फीस चार्ज होगी तुमसे। ओके, कौन कर सकता है इंस्पेक्शन या एक्सट्रैक्ट या फिर कॉपी? रजिस्टर ऑफ मेंबर है तो मेंबर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर है तो डिबेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर है तो अदर सिक्योरिटी होल्डर, ये कर सकते हैं। मान लीजिए कोई डायरेक्टर है, अब कोई डायरेक्टर करना चाहता है इंस्पेक्शन जो कि मेंबर नहीं है, तो कर सकता है ना? नहीं कर सकता, क्योंकि मेंबर ही मेंबर रजिस्टर ऑफ मेंबर की करेगा, डिबेंचर होल्डर ही डिबेंचर होल्डर के रजिस्टर की करेगा, अदर सिक्योरिटी होल्डर ही अदर सिक्योरिटी होल्डर के रजिस्टर की करेंगे। बात समझ आई? आगे, प्रोवाइडेड, कुछ ऐसे पार्टिकुलर्स होंगे रजिस्टर के या इंडेक्स के या रिटर्न के जो कि अवेलेबल नहीं होंगे इंस्पेक्शन के लिए। अब वो कौन कौन से होंगे ना लॉ मेकर ने अभी तक बताया, ना हमारे सिलेबस में है, तो फिर हम क्यों तेल निकलवाएं। आगे, पेनल्टी अपॉन रिफ्यूजल, अगर कंपनी किसी को एक्सट्रैक्ट देने से मना किया, इंस्पेक्शन करने से मना किया, तो फिर कंपनी के ऊपर भी पेनल्टी है, एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर भी पेनल्टी है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा ऑर्डर दे सकती है कि इमीडिएटली इंस्पेक्शन करवाओ या फिर उसे एक्सट्रैक्ट अलाउ करो, जो भी मांग रहा है। समझ आ गई बात? चलो जी, ये था आपका 94 और यहां आपके पूरे टॉपिक की रिवीजन होती है खत्म, इस चैप्टर से रिलेटेड।